हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। तो जो भी मेरे छात्र छात्राएं बीए सेकेंड ईयर के 4th सेमेस्टर में और हिस्ट्री पढ़ते हैं यानी इतिहास पढ़ते हैं, जिसका टाइटल है हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न वर्ल्ड, यानी आपको अपने बीए के 4th सेमेस्टर में जो हिस्ट्री पढ़नी है वो है आधुनिक विश्व का इतिहास। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने उसकी क्लास शुरू कर दी है, आपका जो सिलेबस है न्यू सिलेबस वो अपलोड कर दिया है मैंने अपने चैनल पे। और देखिए, आप चाहे किसी भी विश्वविद्यालय से हो, आपका सिलेबस वही होगा, आपको वही यूनिट्स पढ़नी है। हाँ, बस आपके पेपर का पैटर्न अलग हो सकता है, कहीं लिखित परीक्षा होती है, कहीं ऑब्जेक्टिव्स होती है। तो आज के इस वीडियो में मैं ऑब्जेक्टिव्स टाइप मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आई हूँ हिस्ट्री का, जो आपके 4th सेमेस्टर एग्जाम में पूछा जाएगा। तो देखिए, मैं आपको एक बात बताना चाहूँगी जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़रूरी है, तो इसलिए पहले आप उस बात को थोड़ा ध्यान से सुन लीजिए। देखिए, आप जिस भी यूनिवर्सिटी में हो, चाहे आप डीडीयू गोरखपुर विश्वविद्यालय से हो या उसके अलावा अन्य किसी भी विद्यालय से हो जहाँ ऑब्जेक्टिव्स टाइप पेपर होता है, क्योंकि देखिए डीडीयू में तो ऑब्जेक्टिव्स टाइप ही पेपर होता है, उसके अलावा अन्य बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में होता है। तो वो ये वीडियो पूरा एंड तक देखेंगे। और उन्हें ये भी बता दूं कि इस तरह की वीडियोस अभी आगे आती रहेंगी, आपके मॉडल पेपर यानी महासंग्राम क्लास आती रहेगी आपके ऑब्जेक्टिव्स के लिए। और आज की इस वीडियो में मैंने आपके यूनिट नंबर 1 एंड 2 के ऑब्जेक्टिव्स टाइप क्वेश्चन ऐड कर रखे हैं। इसी तरह से मैं और वीडियोस बनाऊंगी और पूरा आपका 1 से लेकर 8 तक की यूनिट का ऑब्जेक्टिव्स टाइप क्वेश्चन कंप्लीट करा दूंगी, ताकि आप अपने एग्जाम की तैयारी अच्छी तरह से कर सकें। और यदि आप पूरी यूनिट्स को डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो उसकी भी पूरी क्लास चैनल पे हो रही है। तो मैं आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हिस्ट्री के प्लेलिस्ट की लिंक दे दूंगी। तो चलिए, अब बिना देर किए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए, पहला आपका क्वेश्चन है, किस देश में पुनर्जागरण सर्वप्रथम हुआ? तो आपको पता है, मैं आपको सारी चीज़ें पढ़ा चुकी हूँ यदि आपने क्लास की होंगी तो। क्योंकि देखिए, जिनका ऑब्जेक्टिव्स पेपर होता है ना, उनको सारी चीज़ें बड़ी डीपली पढ़नी होती है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव्स में कुछ भी पूछ सकता है और लिखित परीक्षा होती है तो आपका क्वेश्चन आ जाता है। और फिर जिस तरह क्लास चलती है, आपकी नोट्स तो आपको मिल ही जाता है, तो आप अपने लिखित परीक्षा में वो सारा अपने आंसर में लिख दीजिए। तो किस देश में पुनर्जागरण सबसे पहले हुआ? तो आपको पता है किस देश में हुआ था, इटली में हुआ था। इस तरह से भी प्रश्न पूछ सकता है कि यूरोप के किस देश में पुनर्जागरण सर्वप्रथम हुआ, तब भी आपका आंसर क्या है, इटली में हुआ, क्योंकि इटली यूरोप का ही एक देश है। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका सही है। अगला आपका प्रश्न है, रेनेसा यानी पुनर्जागरण किस भाषा का शब्द है? देखिए, पुनर्जागरण का जो इंग्लिश शब्द है वो रेनेसा है। तो रेनेसा किस भाषा का शब्द है? किस भाषा का शब्द है? ये इंग्लिश भाषा का शब्द नहीं है, ये फ्रांसीसी भाषा का शब्द है। तो ऑप्शन नंबर 2 देखिए, फ्रांसीसी भाषा का शब्द है रेनेसा, जिसको हिंदी में बोलते हैं पुनर्जागरण। अगला आपका प्रश्न है, पुनर्जागरण या रेनेसा का क्या तात्पर्य है? देखिए, ये सारे प्रश्न आपके ऑब्जेक्टिव्स में ज़रूर पूछे जाएंगे, क्योंकि देखिए ये सारी चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण हैं। और आप इसके अलावा किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी करेंगे, उसके लेवल से भी ये सारे क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट हैं। तो पुनर्जागरण या रेनेसा का मतलब होता है फिर से जागना या फिर से जीवित होना। तो आपका ऑप्शन देखिए, ऑप्शन नंबर 4, पुनः जागना या फिर से जागना। देखिए, यहाँ पर नींद से जागने की बात नहीं हो रही है। पुनर्जागरण के बारे में आप पूरा जानना चाहते हैं ये क्या है, तो यूनिट नंबर 1 आप पढ़ लीजिएगा आपके सिलेबस की। आपको लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट की मिल जाएगी, जिसमें आपके सभी टॉपिक पर वीडियोस ऐड कर दी हैं मैंने। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर आपका राइट है। अगला प्रश्न देखिए, पुनर्जागरण का प्रमुख कारण था। देखिए, यूरोप में जो पुनर्जागरण हुआ, यूरोप के लोग पुराने विचारों को छोड़कर, पुरानी परंपराओं को छोड़कर आगे की ओर बढ़ने लगे और नई नई परंपराओं और नए विचारों को अपनाने लगे। तो पुनर्जागरण का क्या कारण था, पुनर्जागरण क्यों हुआ था? पहला आपका ऑप्शन है पूंजीवादी का विकास, दूसरा है नगरों की स्थापना, तीसरा है सामंतवाद का पतन और चौथा है व्यापारिक क्रांति। देखो, पुनर्जागरण का जो प्रमुख कारण था वो था सामंतवाद का पतन। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर है। और ये सारे ऑब्जेक्टिव्स आप चाहें तो स्क्रीनशॉट कर लीजिए, क्योंकि यही प्रश्न आपकी परीक्षा में दिए जाएंगे। ये सारे आपके यूनिट्स के क्वेश्चन हैं जो मैंने आज की इस वीडियो में आपको बता रखा है। अगला प्रश्न देखिए, फ्रांसीसी विद्वान दिदरो
फ्रांस के विद्वान थे जिनका नाम था दीदरो। इन्होंने रेनेसा शब्द का प्रयोग किसके लिए किया था? क्योंकि रेनेसा का मतलब पुनर्जागरण और पुनर्जागरण का मतलब फिर से जागना, फिर से जीवित होना, यानी पुराने ख्याल विचारों को छोड़ देना और नए परंपराओं नए विचारों को अपनाना। तो दीदरो ने रेनेसा का शब्द किस लिए प्रयोग किया, किस चीज़ के लिए? तो नवीन साहित्य एवं कला का जो विकास हुआ यूरोप में, जब पुनर्जागरण हुआ, जब यूरोप के लोग पुनर्जागृत हुए तो यूरोप में साहित्य एवं कला का विकास हुआ। तो इसीलिए दीदरो ने रेनेसा को इसी शब्द के लिए मतलब बताया कि नवीन साहित्य एवं कला के लिए इन्होंने रेनेसा शब्द का प्रयोग किया। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट है। अगला देखिए, पुनर्जागरण का आरंभ किस नगर से हुआ? ये तो हम जानते हैं किस देश से हुआ, तो इटली से हुआ। तो इटली के किस नगर से हुआ? तो फ्लोरेंस नगर से पुनर्जागरण की शुरुआत सबसे पहले हुई थी। तो इसलिए आप याद रखिएगा। देखिए कभी कभार पेपर में नगर पूछ देता है और आप सोचेंगे अरे नगर पूछ रहा है, आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि अरे ऑप्शन में तो इटली दिया ही नहीं है। जब देश पूछेगा तो इटली ऑटोमेटिक ऑप्शन में आएगा, और जब नगर पूछेगा तो आपको ऑप्शन ध्यान से देखना है। फ्लोरेंस नगर में, इटली के फ्लोरेंस नगर में पुनर्जागरण सबसे पहले शुरू हुआ। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट है। अगला प्रश्न देखिए, पुनर्जागरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है? महत्वपूर्ण प्रश्न है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। पुनर्जागरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है? तो दांते को कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट है। यहाँ पर एक बात और मैं आपको बताना चाहूँगी कि अगर आपसे कभी ये प्रश्न पूछ दिया जाए कि भारतीय पुनर्जागरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है, तो किसे कहा जाता है? आपको पता होना चाहिए कि हमारे भारत में भारतीय पुनर्जागरण का अग्रदूत राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। और पिछले सेमेस्टर में जब आप बीए 3rd सेमेस्टर में थे, तो आप बीए 3rd सेमेस्टर में आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ चुके हैं और उसमें मैं सारी चीज़ें आपको पढ़ा चुकी हूँ। आपने देखा किस तरह आंदोलन वगैरह हुए, धर्म सुधार, भारत में भी हमारे सामाजिक धार्मिक आंदोलन, तो उसमें हमने ब्राह्मण समाज देखा जिसकी स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी। तो आपने इतना याद रखना है कि भारतीय पुनर्जागरण के अग्रदूत कौन थे? राजा राम मोहन राय थे। और यूरोप में पुनर्जागरण का अग्रदूत या विश्व पुनर्जागरण का अग्रदूत कौन थे? तो दांते थे। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट है। अगला देखिए, दांते के बाद पुनर्जागरण को प्रश्रय देने वाला दूसरा व्यक्ति कौन था? क्योंकि दांते ने पुनर्जागरण को प्रश्रय दिया, तो इनके बाद कौन व्यक्ति था जिसने पुनर्जागरण को प्रश्रय दिया, आगे बढ़ाया? तो वो दूसरा व्यक्ति कौन था? वो दूसरा व्यक्ति था पेट्रार्क। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट है, पेट्रार्क। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए मैं आपको बता दूं कि पुनर्जागरण से जुड़े जितने भी प्रश्न हैं आज की इस वीडियो में मैं आपको बता रही हूँ, और आपका सारा प्रश्न यहीं से बनेगा, यहीं से आपके प्रश्न एग्ज़ाम में आएंगे। तो आपके एग्ज़ाम में जो भी प्रश्न आएगा आप उसको आसानी से अटेम्प्ट कर लेंगे, क्योंकि कोई क्वेश्चन मैं नहीं छोड़ूंगी और आगे इस तरह की अभी कई सारी वीडियोज़ मैं अपलोड करूँगी। ये सारी वीडियोस महासंग्राम क्लास हैं जो आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो एग्ज़ाम से पहले आप सारी वीडियोस को चैनल पर विजिट करके देख लीजिएगा। मैंने प्लेलिस्ट बना दी है बीए 4 सेमेस्टर आधुनिक विश्व के इतिहास के नाम से, उसमें आप चेक करके एग्ज़ाम से पहले सारी वीडियोस पढ़ लीजिएगा। फिर आपकी चाहे लिखित परीक्षा होती हो या ऑब्जेक्टिव टाइप परीक्षा होती हो, कुछ भी नहीं छूटेगा आपका क्वेश्चन, सब आपके लिए बहुत आसान लगेगा। अब देखिए अगला आपका प्रश्न है, डिवाइन कॉमेडी किसकी रचना है? डिवाइन कॉमेडी किसने लिखा है? ये किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम है? तो किसने लिखा है डिवाइन कॉमेडी? तो मैं आपको बता दूं कि डिवाइन कॉमेडी को लिखा है दांते ने, जो पुनर्जागरण के अग्रदूत थे। तो डिवाइन कॉमेडी किसकी रचना है? दांते की है। एक बात और आपको बता दूं, आपसे ऑप्शन में पूछ सकता है दांते द्वारा लिखी गई पुस्तक है। 4 पुस्तक ऑप्शन में दे देगा। अब आपको याद रखना होगा बहुत अच्छे से कि डिवाइन कॉमेडी को दांते ने लिखा है। अगला प्रश्न देखिए, पुनर्जागरण की प्रमुख विशेषता है। तो पुनर्जागरण की जो प्रमुख विशेषता है वो है मानववाद। क्या है? मानववाद पुनर्जागरण की प्रमुख विशेषता है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट है। अगला प्रश्न है, मानववाद का पिता किसे कहते हैं? मानववाद का पिता कौन है? तो मानववाद का पिता पेट्रार्क को माना जाता है, पेट्रार्क हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट है। देखिए आप हर प्रश्न का सही उत्तर याद रखिएगा।
देखिए, क्योंकि ज़रूरी तो नहीं है कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 में पेट्रॉर्क लिखा है तो एग्ज़ाम में भी ऑप्शन नंबर 1 में ही लिखा, ऑप्शन नंबर 4 में भी तो दे सकता है। तो इसलिए सही प्रश्न का जो सही उत्तर है वो आपको याद रखना है, ठीक है। इससे क्या होगा, आपका कोई भी प्रश्न आएगा आप आसानी से हल कर लोगे। अगला आपका प्रश्न है, मानववादी आंदोलन का गढ़ कौन सा नगर था। तो मानववादी आंदोलन जो हुआ उसका गढ़ कौन सा नगर था, तो आपको बता दूं फ्लोरेंस नगर था, जहाँ से सबसे पहले पुनर्जागरण की शुरुआत हुई थी। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न देखिए, प्रथम प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किसने किया था। देखिए, प्रथम प्रिंटिंग प्रेस यानी छापे खाने का आविष्कार सबसे पहले किसने किया था। और देखिए, पुनर्जागरण के बाद यूरोप में आविष्कार भी हुए और साहित्य, कला, इन सभी का विकास हुआ। चित्रकारी, मूर्तिकला, इन सभी का विकास तेज़ी से हुआ और बहुत सारे महान चित्रकार, मूर्तिकार हैं जिनके बारे में आपको इस वीडियो में मैं बताऊंगी। जो प्रश्न आपसे एग्ज़ाम में पूछ सकते हैं वो सब इंक्लूड कर रखा है मैंने इस वीडियो के अंदर। तो देखिए, प्रथम प्रिंटिंग प्रेस यानी कि छापे खाने का आविष्कार सबसे पहले किसने किया था, तो जॉन गुटेनबर्ग ने किया था। याद रखिएगा, जॉन गुटेनबर्ग। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट है। देखिए, और इन्होंने कब किया था प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार, तो 1450 ईस्वी में किया था। याद रखिएगा, किसने किया था, तो जॉन गुटेनबर्ग ने किया था। ऑप्शन नंबर 1 राइट है। अगला देखिए, गुटेनबर्ग जो थे जिन्होंने प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किया था वो किसके पुत्र थे। पहला ऑप्शन है व्यापारी के, दूसरा है मजदूर का, तीसरा है सुनार का, या चौथा है किसान का। तो ये किसके बेटा थे गुटेनबर्ग। ये एक व्यापारी के लड़का थे, व्यापारी के मतलब बेटा थे। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट है। गुटेनबर्ग के जो पिता थे वो व्यापारी थे। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही है। अगला आपका प्रश्न है, कैक्सटन ने इंग्लैंड में छापाखाना कब स्थापित किया। देखिए, छापे खाने का आविष्कार सबसे पहले, प्रिंटिंग प्रेस जिसको कहा जाता है, उसका आविष्कार सबसे पहले जॉन गुटेनबर्ग ने किया था। लेकिन इंग्लैंड में सबसे पहले इसका आविष्कार किसने किया था, तो कैक्सटन ने किया था। और कब किया था, देखिए 1476 ईस्वी में किया था। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट है। अब देखिए, माइकल एंजिलो की बनाई उत्कृष्ट मूर्तियाँ। देखिए, माइकल एंजिलो भी एक इटली के बहुत ही प्रसिद्ध चित्रकार, मूर्तिकार थे। तो इनके द्वारा बनाई गई उत्कृष्ट जो मूर्तियां हैं वो कहाँ पर हैं, तो कहाँ पर है, रोम में है, या मेडिसी के गिरजाघर में है, या इटली में है, या फ्रांस में है। तो इनके द्वारा जो बनाई गई उत्कृष्ट मूर्तियां हैं वो मेडिसी के गिरजाघर में है। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट है। और माइकल एंजिलो का नाम याद रखिएगा, ये पुनर्जागरण काल के बहुत महत्वपूर्ण मूर्तिकार हैं जिन्होंने अच्छी अच्छी चित्रकारी भी बनाई है। अगला देखिए, चित्रकला का जन्मदाता किस कलाकार को माना जाता है। वो कौन सा कलाकार है जिसने चित्रकला को जन्म दिया, सबसे पहले शुरू किया। किसको माना जाता है, किस चित्रकार को, तो किसको माना जाता है, जियोटो को माना जाता है। जियोटो एक ऐसे चित्रकार थे जिन्होंने चित्रकला को जन्म दिया, यानी इन्हीं को जन्मदाता माना जाता है चित्रकारी का। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट है। देखिए, राफेल जो थे वो भी बहुत बड़े चित्रकार थे। उसके अलावा माइकल एंजिलो भी चित्रकार थे। अगला देखिए, इटली का प्रमुख चित्रकार कौन था। देखिए, इटली का जो सबसे प्रमुख और प्रसिद्ध चित्रकार था उसके बारे में तो आपको पता ही होगा, लियोनार्दो दा विंची। इनका नाम आपने सुना होगा, जिन्होंने मोनालिसा का चित्र बनाया है जो विश्व प्रसिद्ध है, इनका बनाई गई मोनालिसा का चित्र। तो इटली का प्रमुख चित्रकार कौन था, तो लियोनार्दो दा विंची था। नाम याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और ज़रूर आपसे पूछेगा। आज के इस वीडियो के सारे प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण हैं, इसलिए एग्ज़ाम में अच्छे से याद करके ही जाइएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर आपका राइट है। अगला प्रश्न देखिए, मोनालिसा किस कलाकार की प्रसिद्ध कृति है। मोनालिसा किस कलाकार के द्वारा बनाई गई है, तो लियोनार्दो दा विंची के द्वारा बनाई गई है। और मोनालिसा की जो पेंटिंग है वो रहस्यमयी पेंटिंग है, जिसमें उसकी मुस्कान को रहस्य माना जाता है। तो किसने बनाई, लियोनार्दो दा विंची ने बनाई, जो इटली के प्रसिद्ध चित्रकार थे। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट है। अगला देखिए, द लास्ट सपर किस चित्रकार की प्रसिद्ध कृति है। देखिए, द लास्ट सपर भी एक बहुत ही प्रसिद्ध चित्र है, पेंटिंग है। तो इसको किसने बनाई, तो मैं आपको बता दूं कि जिसने मोनालिसा की पेंटिंग बनाई उसी ने द लास्ट सपर की भी पेंटिंग बनाई है। तो किसने बनाई है, हाँ बिल्कुल सही बताया आपने, लियोनार्दो दा विंची ने बनाई है। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट है।
अब देखिए द लास्ट जजमेंट, देखिए ये भी एक चित्र है। देखिए पुनर्जागरण काल के बाद जितने भी महान चित्रकार थे, कलाकार थे, जिन्होंने प्रसिद्ध चित्र बनाए जो विश्व प्रसिद्ध हैं, तो वो सब आपको पता होने चाहिए, क्योंकि ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न में ज़रूर वो सारे प्रश्न आएंगे। तो इसलिए बड़े ध्यान से देखिए, हर एक प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है आपकी परीक्षा के दृष्टि से। देखिए द लास्ट जजमेंट, इसको हिंदी में अंतिम निर्णय भी कहा जाता है इस चित्रकारी को, इस चित्र को। तो ये चित्र कौन बनाया है, इस चित्र को किसने बनाया है बताइए। देखिए ऑप्शन नंबर 1 है आपका गीटो, नहीं गीटो ने नहीं बनाया। डोनेटेलो, नहीं इन्होंने नहीं बनाया। तो किसने बनाया, माइकल एंजिलो, यस माइकल एंजिलो ने बनाया। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट है। अगला देखिए द फॉल ऑफ मैन नामक चित्र किस चित्रकार ने बनाया। तो द फॉल ऑफ मैन भी एक बहुत ही प्रसिद्ध चित्र है, तो इसको भी माइकल एंजिलो ने ही बनाया है। माइकल एंजिलो ने ही द फॉल ऑफ मैन भी बनाया, और द लास्ट जजमेंट का जो चित्र है वो भी माइकल एंजिलो ने ही बनाया है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 4 राइट है। अगला प्रश्न देखिए यूटोपिया एक बहुत ही प्रसिद्ध ग्रंथ है, तो इस महान ग्रंथ का लेखक कौन है, किसने यूटोपिया को लिखा है। तो यूटोपिया को लिखा है टॉमस मूर ने। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट है, टॉमस मूर। टॉमस मूर की पुस्तक का क्या नाम है, तो यूटोपिया, या टॉमस मूर द्वारा लिखा गया ग्रंथ कौन सा है, तो यूटोपिया, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए द आर्ट ऑफ वार के रचयिता हैं। देखिए द आर्ट ऑफ वार को किसने लिखा है, इसके राइटर कौन है, तो इसके राइटर है मैकियावेली। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट है। अगला प्रश्न देखिए दांते का जन्म कहाँ हुआ। तो दांते का जन्म कहाँ हुआ था, इटली के फ्लोरेंस नगर में हुआ था, और वहीं से सबसे पहले पुनर्जागरण की शुरुआत भी हुई। और आपको पता है ये पुनर्जागरण का अग्रदूत दांते को ही माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर आपका राइट है, इटली के फ्लोरेंस नगर में ही दांते पैदा हुए थे। अब देखिए यूरोप में धर्म सुधार आंदोलन कब शुरू हुआ। देखिए आपको यूनिट नंबर 1 के ही अंदर धर्म सुधार आंदोलन के बारे में पढ़ना है, और उसमें मार्टिन लूथर का सुधार पढ़ना है। तो अब उससे जुड़े कुछ महत्वपूर्ण MCQ देख लीजिए, जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है और पूछे ही जाएंगी आपके परीक्षा में। तो यूरोप में धर्म सुधार आंदोलन कब शुरू हुआ, तो कब शुरू हुआ था, तो 1517 ईस्वी में शुरू हुआ था, और मार्टिन लूथर ने ही विद्रोह करना शुरू किया था चर्च में वह आप जो भी बुराइयां भ्रष्टाचार थे उन सभी के खिलाफ। तो तभी से 1517 ईस्वी से ही धर्म सुधार आंदोलन शुरू हो गया था। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है यूरोप में धर्म सुधार आंदोलन का कारण था, क्या क्या कारण था जिससे यूरोप में धर्म सुधार आंदोलन हुआ। ये सारे वीडियो पे आपको मैं पूरा समझा चुकी हूँ, डिटेल्ड वीडियो जिसमें आपकी क्लास में कराती हूँ। तो एक एक पॉइंट को बहुत अच्छे से समझा देती हूँ, ताकि कहीं भी आपका कोई डाउट या कन्फ्यूज़न न रह जाए। तो आप चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में देखकर पढ़ लीजिएगा, और प्लेलिस्ट की लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूँगी आपको। देखिए यूरोप में जो धर्म सुधार आंदोलन था उसका बहुत सारा कारण था। पहला कारण ये था कि चर्च में भ्रष्टाचार और बुराइयां बहुत तेज़ी से फैली हुई थी, तो इसलिए चर्च में व्याप्त भ्रष्टाचार और बुराइयां भी धर्म सुधार आंदोलन का एक कारण था। दूसरा था समाज में तर्कपूर्ण चिंतन का विकास हुआ, जिस कारण धर्म सुधार आंदोलन को बढ़ावा मिला। और तीसरा था पुनर्जागरण, क्योंकि जब पुनर्जागरण यूरोप में हो चुका था, लोग फिर से जीवित हो चुके थे, यानी फिर से जाग चुके थे। फिर से जागने का मतलब ये है कि पुराने जो परंपराएं, व्यवस्थाएं और विचार लोगों के मन में अब तक थे, लोग उसको पीछे छोड़कर अब नए परंपराओं, नए विचारों को अपना रहे थे। तो इसलिए जितनी भी पुरानी चीज़ें थी और धर्म के अंदर, समाज के अंदर जो भी बुराइयां फैली हुई थी, उनको लोग अब ख़त्म करना चाहते थे। तो पुनर्जागरण भी एक बहुत बड़ा कारण था यूरोप में धर्म सुधार आंदोलन का। तो ये सारे ऑप्शन ही आपके राइट हैं, इसलिए जो आपका सही उत्तर है वो ऑप्शन नंबर 4 है, यानी उपर्युक्त सभी आपका सही उत्तर है। अगला देखिए मार्टिन लूथर किस धर्म का प्रवर्तक था। तो देखिए किस धर्म का प्रवर्तक था मार्टिन लूथर, प्रोटेस्टेंट धर्म का प्रवर्तक था। और देखिए जो मार्टिन लूथर के द्वारा धर्म सुधार आंदोलन चलाया गया था, तो उस आंदोलन को प्रोटेस्टेंट आंदोलन भी कहा जाता है। और फिर यही प्रोटेस्टेंट आंदोलन एक धर्म के रूप में उभरा और इसे प्रोटेस्टेंट धर्म भी कहा गया। तो मार्टिन लूथर इसी धर्म का प्रवर्तक था। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट है।
अगला देखो, मार्टिन लूथर ने धर्म सुधार आंदोलन किस देश से शुरू किया। तो जैसा कि आपको पता है कि मार्टिन लूथर जो थे जर्मनी के निवासी थे, तो इसलिए इन्होंने अपना धर्म सुधार आंदोलन जर्मनी से शुरू किया। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट है। धर्म सुधार आंदोलन की सफलता का श्रेय जाता है। धर्म सुधार आंदोलन का जो सफल हुआ, उस सफलता का श्रेय किस व्यक्ति को जाता है। तो मार्टिन लूथर को जाता है, क्योंकि मार्टिन लूथर ने ही इसको शुरू किया था यूरोप में सबसे पहले, और उन्होंने बहुत ज़्यादा उसमें योगदान दिया, बहुत कार्य किया, मेहनत किया। तो इसलिए इसका श्रेय, धर्म सुधार आंदोलन का श्रेय मार्टिन लूथर को जाता है। और मार्टिन लूथर का जो सहयोग किया इसमें वो जॉन कैल्विन और ज्विंगली भी थे। और जॉन कैल्विन जो थे वो फ्रांस के निवासी थे और ज्विंगली स्विट्ज़रलैंड के। तो मार्टिन लूथर के साथ साथ इन्होंने भी यूरोप में धर्म सुधार आंदोलन में काफ़ी योगदान दिया है, लेकिन धर्म सुधार आंदोलन का जो श्रेय है वो मार्टिन लूथर को ही जाता है। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट है। अगला देखिए, मार्टिन लूथर किस देश का निवासी था। ये प्रश्न ज़रूर आपसे पूछेगा, तो ये जर्मनी के निवासी थे। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट है। अगला देखिए, प्रोटेस्टेंट संप्रदाय की स्थापना किसने की। तो किसने की थी, दांते ने ही, मार्टिन लूथर ने की थी, क्योंकि मार्टिन लूथर ने ही धर्म सुधार आंदोलन शुरू किया था। तो प्रोटेस्टेंट संप्रदाय की स्थापना मार्टिन लूथर ने की थी। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट है। अगला देखिए, धर्म सुधारक कॉल्विन किस देश का निवासी था। तो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि कॉल्विन ने भी काफ़ी योगदान दिया है। तो किस देश का निवासी था, तो फ्रांस देश का निवासी था कॉल्विन। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट है। कॉल्विन का पूरा नाम जॉन कैल्विन है। ओके। अगला देखिए, सर्वप्रथम औद्योगिक क्रांति किस देश से प्रारंभ हुई। अब देखिए, यहाँ से औद्योगिक क्रांति से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जिन्हें आपको याद रखना है। तो सबसे पहले किस देश में शुरू हुई औद्योगिक क्रांति, किस देश में हुई, मैं आपको पूरा डिटेल में पढ़ा चुकी हूँ। एकदम पूरी डिटेल वीडियो मेरे चैनल पर अपलोड है और प्लेलिस्ट में ऐड भी है। और ये आपको अपने यूनिट नंबर 2 में पढ़ना है। और यूनिट नंबर 2 में आपको 2 क्रांति पढ़नी है। एक तो इंग्लैंड की रक्तहीन क्रांति या गौरवपूर्ण क्रांति जिसे कहा जाता है, और दूसरी है औद्योगिक क्रांति जो इंग्लैंड में सबसे पहले हुई थी। तो अब बताइए कहाँ हुई थी, इंग्लैंड में हुई थी। तो इस वीडियो में मैंने औद्योगिक क्रांति के भी MCQ ऐड कर दिए हैं आप लोगों के लिए। बाकी जो गौरवपूर्ण क्रांति या इंग्लैंड की रक्तहीन क्रांति है, जिसे इंग्लैंड की भी क्रांति कहा जाता है, वो नेक्स्ट वीडियो में उसके MCQ बताऊँगी। और आगे के यूनिट्स आपके जितने हैं, जो भी क्रांति हुई, फ्रांस की क्रांति, अमेरिका की क्रांति, रूस की क्रांति, उन सभी के MCQ जल्द अपलोड करूंगी। और आगे जितने भी आपके पूरे सिलेबस में यूनिट्स हैं, सब का MCQ मैं अपलोड कर दूंगी, ताकि आपका पूरा यूनिट का MCQ कंप्लीट हो जाए और आप अच्छे से एग्ज़ाम दे सकें। और आप बढ़िया तरीके से तैयारी करना चाहते हैं तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि मैं बहुत पूरी तरह से प्रयास करती हूँ कि आपका पूरा टॉपिक अपलोड करूँ, पूरी यूनिट्स अपलोड कर दूँ। जिनका ऑब्जेक्टिव्स पेपर होता है उनके लिए मॉडल पेपर अपलोड कर दूँ, इसी तरह के महासंग्राम, ताकि वो अपने पूरे टॉपिक को अच्छे से तैयार कर लें और अच्छे से एग्ज़ाम दें और अच्छा से अच्छा मार्क्स लेकर आएँ और आगे बढ़ें। तो यहाँ पर आपका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन नंबर 1 है। इंग्लैंड में सबसे पहले औद्योगिक क्रांति हुई थी। अगला प्रश्न देखिए, सिलाई मशीन का आविष्कारक कौन था। देखिए, जब इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति होती है तो उससे जो व्यापार छोटे पैमाने पे हो रहा था वो बड़ा हो गया। जिन चीज़ों को जैसे कढ़ाई करना, पेंटिंग करना कपड़ों पर, कपड़ों की बुनाई करना, कपड़े को सिलना, जो काम हाथ से हो रहा था उसके लिए बड़ी बड़ी मशीनों का आविष्कार किया गया। तो सिलाई मशीन का आविष्कार किसने किया। और देखिए, मैंने पूरा औद्योगिक क्रांति वाले वीडियो में आपको बता भी दिया है कि औद्योगिक क्रांति के बाद इंग्लैंड में क्या क्या आविष्कार हुए थे और यूरोप में क्या क्या आविष्कार हुए थे, तो आप देख लीजिएगा। सिलाई मशीन का आविष्कारक कौन था, तो इसका आविष्कारक था एलियास हो। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट है। अब देखिए, सर्वप्रथम सूत काटने वाली मशीन का आविष्कार किसने किया। देखिए, ये सब औद्योगिक क्रांति के पश्चात हुआ, क्योंकि देखो, सूत काटने वाली मशीन जो थी उसका आविष्कार जो किया था वो जेम्स हारग्रीव्स ने किया था। और जो सूत काटने वाली मशीन थी, इससे एक बार में 8 कलर के धागे काटे जाते थे, जिसमें 8 टकुए लगे होते थे, जिसकी हेल्प से जो 8 व्यक्ति मिलकर 8 बार में करेंगे वो ये मशीन एक बार में करती थी। देखिए आप कितनी तेज़ी से सारी चीज़ें बढ़ी, जिसके बारे में हम पूरा डिटेल में पढ़ ही चुके हैं, आपको पता है। अब देखिए, वो जो सूत काटने वाली मशीन का आविष्कार जेम्स हारग्रीव्स ने किया,
तो उस मशीन का नाम क्या था? तो उस मशीन का नाम था स्पिनिंग जेनी। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट है। बाकी ये देखिए फ्लाइंग शटल, म्यूल, वाटर फ्रेम, ये सभी भी अलग अलग तरह की बड़ी बड़ी मशीनें हैं जिनका आविष्कार किया गया, जिसकी मदद से उत्पादन को काफ़ी बढ़ावा मिला। तो यहाँ पर जो सूत काटने वाली मशीन है उसका नाम क्या था? तो स्पिनिंग जेनी। ऑप्शन नंबर 2 राइट है। अगला देखिए, इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति प्रारंभ हुई थी तो किस सदी में हुई थी? तो 18वीं शताब्दी की औद्योगिक क्रांति, आपको तो पता ही है। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट है। अगला प्रश्न देखिए, औद्योगिक क्रांति के पश्चात आने वाली नई आर्थिक व्यवस्था कहलाती थी, तो वो व्यवस्था क्या कहलाती थी? वो व्यवस्था श्रम संघ कहलाती थी। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट है। अगला है, भाप के इंजन का आविष्कार किसने किया? तो भाप के इंजन का आविष्कार जेम्स वाट ने किया। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट है। सड़क निर्माण प्रणाली का आविष्कार किसने किया था? तो इसका आविष्कार किया था मैकडम ने। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट है। अच्छा देखिए, एडमंड कार्टराइट, ये कार्टराइट है, ठीक है, ये और ये ऊपर का र कटा हुआ है। कार्टराइट ने 1785 में किस मशीन का आविष्कार किया? तो किस मशीन का आविष्कार किया था? एडमंड कार्टराइट ने पावर लूम मशीन का आविष्कार किया था, जिससे कि बुनाई का काम काफ़ी तेज़ी से हो रहा था और उत्पादन को काफ़ी बढ़ावा भी मिला। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट है। पावर लूम का आविष्कार किसने किया? तो एडमंड कार्टराइट ने। तो कब किया? तो 1785 में। देखिए 3 क्वेश्चन यहाँ पर आपके सॉल्व हो गए एक ही क्वेश्चन से, और प्रश्न तो एग्ज़ाम में किसी भी तरह से पूछ सकता है, तो इसलिए आपको याद रखना है। अगला देखिए, शुरुआती कारखाने कहाँ और कब आए? तो शुरुआती जो कारखाने थे वो 1730 दशक में इंग्लैंड में आए, इंग्लैंड में खोले गए। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट है। अगला देखिए, निम्नलिखित में औद्योगिक क्रांति का कारण नहीं है। तो क्या कारण नहीं है औद्योगिक क्रांति का? आप ऑप्शन पढ़कर ही देख लीजिए। पहला है धर्म सुधार आंदोलन, दूसरा है राजकीय संरक्षण, तीसरा है कृषि क्रांति, चौथा है वैज्ञानिक आविष्कार। तो अब देखिए, राजकीय संरक्षण ये भी औद्योगिक क्रांति का कारण है। कृषि क्रांति, देखो कृषि क्रांति का मतलब कृषि के लिए नए नए उपकरणों का आविष्कार हुआ, जिससे कि कम समय में ज़्यादा खाद्यान्न का उत्पादन होने लगा और श्रम की भी बचत होने लगी। तो ये भी तो औद्योगिक क्रांति का एक कारण है। तीसरा है वैज्ञानिक आविष्कार, वैज्ञानिकों के द्वारा बड़ी बड़ी मशीनें बनाई गई, सूत काटने वाली, बुनाई करने वाली, अलग अलग तरह की। तो ये भी औद्योगिक क्रांति का एक कारण था। तो कौन सा मैच नहीं कर रहा? धर्म सुधार आंदोलन। तो औद्योगिक क्रांति का कारण कौन सा नहीं था? तो धर्म सुधार आंदोलन नहीं था। अगला है, वैज्ञानिक समाजवाद का प्रतिपादन किसने किया? तो किसने किया था? कार्ल मार्क्स ने किया था। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट है। अगला है, भारत का सबसे बड़ा उद्योग कौन सा माना जाता है? देखिए भारत का सबसे बड़ा जो उद्योग है वो सूती वस्त्र उद्योग माना जाता है, और ये भारत का सबसे बड़ा उद्योग है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट है। अगला देखिए, वाटर फ्रेम का आविष्कार किसने किया? तो वाटर फ्रेम, इस मशीन का आविष्कार किसने किया था? तो इसका आविष्कार रिचर्ड आर्कराइट ने किया था। किसने किया? रिचर्ड आर्कराइट। और आप जानना चाहते हैं ये मशीन क्या थी, तो आप पूरी डिटेल वीडियो पढ़ लीजिएगा। औद्योगिक क्रांति वाला सब मशीन के बारे में मैंने पढ़ा दिया था आपको। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट है। अगला है, औद्योगिक क्रांति के लाभ हैं। देखिए औद्योगिक क्रांति से तो बहुत सारे लाभ हुए हैं, जिसके बारे में हम वीडियो में पढ़ ही चुके थे जब हमने पूरा औद्योगिक क्रांति के बारे में पढ़ा था। तो देखिए पहला आपका ऑप्शन है, उत्पादन क्षमता में वृद्धि हुई क्योंकि बड़ी बड़ी मशीनों का आविष्कार किया गया, तो जो कम उत्पादन होता था वो बड़ी मात्रा में होने लगा। दूसरा है, कृषि के लिए नवीन उपकरणों का प्रयोग किया गया जिससे श्रम की बचत हुई और खाद्यान्न के उत्पादन में भी वृद्धि हुई। तीसरा कि यातायात के साधनों का भी विकास हुआ। तो औद्योगिक क्रांति के तो ये सभी लाभ हैं, तो अप्रयुक्त सभी आपका सही उत्तर है। अगला है, औद्योगिक क्रांति के क्या कारण थे? औद्योगिक क्रांति का पहला कारण था उपनिवेशों की स्थापना। देखो इंग्लैंड में ही औद्योगिक क्रांति सबसे पहले हुई थी, तो इसलिए हम इंग्लैंड के ही उपनिवेशों की बात करेंगे, क्योंकि इंग्लैंड ने विश्व भर के कोने कोने में अलग अलग देशों में उपनिवेश स्थापित कर रखा था, और हमारा भारत भी अंग्रेज़ों का उपनिवेश रह चुका है। और अपने उपनिवेशों से जो थे अंग्रेज़ जो थे वो सस्ते दर पर, सस्ती रकम पर कच्चे माल ले जाते थे। हमारे भारत से भी ये बहुत सस्ते दर पर माल ले जाते थे। देखिए यहाँ पर ज़बरदस्ती हम भारतीय किसानों से ज़बरदस्ती नील की खेती करवाते थे,
और नील की खेती, कपास की सारी खेती करा के वो अपने इंग्लैंड में भेजते थे। फिर वहाँ से वस्तुओं का उत्पादन करा के वो अलग अलग बाज़ारों में बेचा करते थे और भारत को भी उन्होंने अपना बाज़ार बना लिया था और यहाँ पर लाकर महंगा से महंगा वस्तुओं को बेचते थे, जिससे काफ़ी मात्रा में धन भी कमाते थे। तो ये एक कारण हो गया। तीसरा हो गया धन की प्रचुरता, क्योंकि इतना हर जगह उपनिवेश स्थापित किए, सस्ते माल खरीदे और फिर उसको महंगे महंगे रेट में बेचा, तो धन की प्रचुरता हुई। अंग्रेज़ों के पास धन की कमी नहीं थी, पूंजीपति वर्ग का उदय हुआ और धन इतना ज़्यादा था कि उनके लिए बड़ा कारखाना स्थापित करना कोई मामूली सी बात थी। तो इसलिए इंग्लैंड में सर्वप्रथम सबसे पहले औद्योगिक क्रांति घटित हो गई। तो उपर्युक्त सभी आपका सही आंसर है, ऑप्शन नंबर 4 राइट है। अगला है वाटर फ्रेम नामक मशीन का आविष्कार कब हुआ। तो वाटर फ्रेम नामक मशीन का आविष्कार जो हुआ था वो 1769 ईस्वी में हुआ था। और किसने किया था ये तो मैं अभी आपको बता चुकी हूँ, रिचर्ड आर्कराइट ने किया था। अगला है फ्लाइंग शटल का आविष्कारक कौन था। तो फ्लाइंग शटल का आविष्कार जॉन के ने किया था। देखिए जॉन के इनका पूरा नाम है। तो इन्होंने ही फ्लाइंग शटल का आविष्कार किया था और ये जो थी इससे कम समय में बुनाई हो जाया करती थी, जिससे जुलाहों को काफ़ी इससे फ़ायदा हुआ था जो बुनाई का काम करते थे। और इस मशीन का जो आविष्कार था वो 1733 ईस्वी में किया गया था। तो स्टूडेंट्स आज की इस वीडियो में मैंने इतने महत्वपूर्ण बताए, लगभग ये 50 के आसपास ये पूरे 50 MCQ रहे होंगे पूरे आज की इस वीडियो के, जो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। आप इनको अच्छे से तैयार कर लेना। और स्टूडेंट्स आगे की जितनी भी आपकी यूनिट्स हैं उनके लिए भी इसी तरह के ऑब्जेक्टिव्स टाइप क्वेश्चन मैं जल्द अपलोड करूंगी। तो अभी कई सारी वीडियोस आएंगी, तो आप चैनल पे चेक करके पढ़ लेना। उसके अलावा आपके BA 4 सेमेस्टर की सोशियोलॉजी, इंग्लिश, लिटरेचर, इकोनॉमिक्स, अदर सभी सब्जेक्ट की क्लास चैनल पर चल रही है, तो आप विजिट करके ज़रूर देखिए। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।